हम तारा पर विचार करते हैं। जन्माद् गणयेत् धीमान क्रमात् चैतद दिन भावधिम नवभिस्तु हरेद भागम शेषाम ताराम विनिर्देशेत। जन्म नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र की गणना की जाती है और उतना गिनने के बाद उसमें 9 का भाग दे दे, शेष जो बचे वही तारा जानिए। तो जन्माख्य संपद विपद क्षेम प्रत्यरि साधको वध मैत्राति मैत्राः तारा उत्तरावृत नैव ही। जन्म संपत विपद क्षेम प्रत्यरि साधक वध मैत्र अतिमैत्र, ये 9 तारा होते हैं। अब इसमें जन्म संपद और क्षेम साधक मैत्र अतिमैत्र, ये 6 तारा जो होते हैं ये शुभदायक होते हैं। विपद प्रत्यय वध, ये 3 तारे अशुभ होते हैं। तो विवाह में अशुभ तारे नहीं होना चाहिए। इनको देख करके गणना की जाती है, ग्रहमित्री निकालते वक्त इनकी गणना की जाती है और तब सबके गुण बनते हैं, कौन कितने गुण हैं उसकी गणना की जाती है और उसी से यह पता चलता है कि यह विवाह करने योग्य है कि नहीं है। अब आपको हम गण देखना बताते हैं। नाड़ी दोषस्य विप्राणाम वण दोषस्य क्षत्रिया योनि दोषस्य वैशेखो गणादि शूद्रेषु यथा तथा। अब गण देखिए, अश्वनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण, स्वाति, इतने नक्षत्र देवता के गण हैं, देवगण होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा खाड़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा खाड़ा, उत्तरा भाद्रपद, अश्लेखा, रोहिणी और भरणी, नहीं अश्लेखा नहीं, आद्रा, आद्रा, रोहिणी और भरणी, ये मनुष्य गण होते हैं। कृतिका, मघा, श्लेखा, विशाखा और सद्विघा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूल, ये राक्षस गण होते हैं। तो अब जब गण का विचार किया जाता है तो ऐसे समय यह विचार करना चाहिए कि गण का आपस में बैर न हो। जैसे राक्षस मनुष्य को खा जाएगा, तो विवाह में वर कन्या में राक्षस मनुष्य नहीं होना चाहिए। देवता और राक्षस अगर हो गया तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो इसलिए राक्षस गण दोनों होंगे तो सम होने से लड़की भी राक्षस और वर भी राक्षस, वर कन्या दोनों राक्षस, वर कन्या दोनों देवता, वर कन्या दोनों मनुष्य, ये विवाह उत्तम होगा। लेकिन यदि देवता मनुष्य हो गया वो भी विवाह उत्तम है, मनुष्य देवता हो गया तब भी विवाह उत्तम है। तो इस तरह से अगर देवता और राक्षस हो जाए तो उसमें दोनों में परस्पर वैर हो रहेगा, विवाद रहेगा, मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी। इस तरह से स्वगणे परमा प्रीतिर मध्यमा देव मर्त्यो और मर्त्य राक्षस योर मृत्यु हो कलहो देव राक्षसयो, यही मैंने आपको बताया। इस तरह से इसका विचार किया जाता है। विचार करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मनुष्य की वृत्तियाँ उनके गण के आधार पर ही होती हैं। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जिस गण का वह होगा उसका स्वभाव जरूर उसके नेचर में होगा। तो
दोनों का नेचर अगर एक दूसरे से तालमेल वाला है तो अच्छा है, और अगर विरोध करने वाला है तो फिर उसको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाह का जोड़ा न बने तो अच्छा है। मीन अलिभ्याम युते चैव कुंभे मिथुन संयुते मकरे कन्यकायुक्ते न कुर्यान्वे पंचमे भकूट का विचार किया जाता है। मीन राशि से नवीं वृश्चिक और वृश्चिक से पांचवीं मीन राशि हुई, भकूट नवपंचम हुआ, सो विवाह में बुरा होता है। वैसे ही कुंभ से मिथुन, मिथुन से कुंभ, मकर से कन्या, कन्या से मकर, और ठीक ये अगर आप विचार करते हैं तो विवाह में नवपंचम नहीं होना चाहिए। मतलब विवाह में पुरुष के वर के राशि से कन्या का नौवीं राशि न हो, कन्या की राशि से पांचवी न हो या नवीं न हो। अगर 9-5 हुआ तो नवपंचम योग बनेगा, तो यह विवाह में त्याज्य है। नवीं पांचवी राशि परस्पर ठीक नहीं होती। एकाधिपत्य राशि से मैत्रायाम दुष्ट भकूट के नाड़ी नक्षत्रा शुद्धेश्च विवाह शुभ दस्तता। वर और कन्या दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो, दोनों राशियों में मित्रता हो, नाड़ी नक्षत्र शुद्ध हो, तो दुष्ट भकूट भी अगर हो तो फिर विचारणीय है, विवाह करने योग्य हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ आदमी समझौता करके जैसे जीवन व्यतीत कर लेता है कुछ बुराइयों से, तो उसी तरह से यह भी विवाह विचारणीय है। अब नाड़ी अगर देखना है जो ब्राह्मण में तो बहुत ही ज़रूरी होता है। नाड़ी के लिए क्या है कि आदि नाड़ी किस किस नक्षत्र की होती है। आदि नाड़ी में आदि मध्य अंत 3 नाड़ियाँ होती हैं। तो अश्विनी से लेकर के रेवती तक गिने, और तो क्या है कि अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, सद्भिक, ये पूर्वा भाद्रपद को लेकर के आदि नाड़ी है। और भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाखाड़ा, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद। अगर इस नक्षत्र का जातक है तो उसकी मध्य नाड़ी होगी। कृतिका, रोहिणी, श्लेखा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, रेवती, इतना ये नक्षत्र जो हैं ये अंत्य नाड़ी के हैं। तो इनका विचार किया जाता है। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषश्च क्षत्रिया गण दोषश्च वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजात। पादजात माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा अन्य जितनी जातियां हैं वे सभी इसमें आती हैं। तो नाड़ी का विचार ब्राह्मण के लिए जरूरी है, वर्ण का विचार क्षत्रियों के लिए, गण का विचार वैश्यों के लिए अनिवार्य है, और योनि का विचार शूद्र के लिए। तो इस तरह से चारों वर्णों के लिए विचार किया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में चारों वर्णों के लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक नाड़ी स्थित नक्षत्रे दाम्पत्योर मरणम ध्रुवम सेवायाम च भवेत् व निर्विवाहे चा शुभम भवेत्। जो वर और कन्या की एक नाड़ी हो तो दोनों की मृत्यु हो जाए, और नाड़ी के दोष में विवाह करे तो हानि ही होगी, इससे अच्छा विवाह न करे। आदि नाड़ी ब्रह्मन्ते मध्य नाड़ी कन्यका। अगर आदि नाड़ी है का दोष है तो वर
की मृत्यु होगी पहले, और मध्य नाड़ी अगर है, अरिष्ट है दोनों का, तो फिर कन्या की पहले मृत्यु होगी। अंत्यनाड्याम द्वयो मृत्युर्नाड़ी दोषम तजे बुध। अंत्य नाड़ी अगर है तो दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान लोग नाड़ी दोष का विचार करके ही विवाह तय करते हैं। गोचर का हम विचार करते हैं तो 3, 6, 10 इन स्थानों पर लग्न से अगर 3, 6, 10 स्थान पर मंगल, राहु, केतु, शनि हैं तो शुभ माना जाता है। और 6, 8, 4, 10 स्थान में बुध हो तो भी शुभ माना जाता है। 2, 5, 7, 9 स्थान में बृहस्पति हो तो भी शुभ माना जाता है। 11वें स्थान में सब ग्रह, चाहे जो ग्रह बैठा हो, वो शुभ ही फल देता है। 2, 1, 5, 7, 4, 8, 12, 9 स्थानों में सूर्य, मंगल, राहु, शनिश्चर बैठे हों तो धन का नाश करते हैं और अन्न का नाश करते हैं। इन राशियों पर यह 4 ग्रह अशुभ होते हैं। लग्नेश सप्तमे यस्य तस्य भार्या न जीवित प्रवासी च विरामी च पिता तस्य ऋणी भवेत्। जो लग्नेश सप्तम स्थान में हो तो उस मनुष्य की स्त्री नहीं जीवित होती, जीवित रहे और कामना निष्फल हो जाए, और उसका पिता ऋणी रहता है। लग्नेशो अभ्युदितो लग्ने मृजीयो अस्तलग्नतो यदि जीवतैव तथावश्यम शस्त्रविद्यो अपि मानवा। लग्न का जातक लग्न में बैठा हो और अष्टमेश अस्त हो तो वह बालक जरूर जीवित रहेगा। शस्त्र का छेदा हुआ भी नहीं मरे, इस तरह से होता है। तो जन्म नक्षत्र और विवाह के नक्षत्र लग्न से विचार करने पर ये सब अत्यंत फलदायी होता है। अब हम शेष अगली वीडियो में आपको बताएंगे। हमारी वीडियो आप देखें, सब्सक्राइब करें, इसे लाइक कमेंट करें और इससे आपको अन्य वीडियो भी मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।